आसमां से ऊंचा नाम है पिता, तेरी मेरी सबकी पहचान है पिता। आसमां से ऊंचा नाम है पिता, तेरी मेरी सबकी पहचान है पिता। खुद को मिटाकर सवारे हमें, खुद को मिटाकर सवारे हमें, ऐसी शख्सियत का नाम है पिता, ऐसी शख्सियत का नाम है पिता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा के नए पायदान के साथ। बहुत खुशी होती है जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम नए नए विषयों को लेकर आते हैं और जब हमारे साथ हमारी टीम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती है। 74वें पायदान पर आज हम पहुंच गए हैं। एक बड़ा समय, एक बड़ा अरसा हमने व्यतीत किया और खट्टी मीठी यादें, खट्टे मीठे अनुभवों के साथ, एक से बढ़कर एक नायाब हीरों के साथ इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की और धीरे धीरे वो हीरे जवाहरात हमारी पिटारी में, हमारी जो संदूक है जिसमें हमने सहेजा हुआ है उन्हें, उन सब को नमन करते हुए और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ परिचर्चा के 74वें पायदान पर। और आज जो विषय हमने लिया है, चूंकि पितृ दिवस है, इसलिए हमने सोचा कि माँ की महिमा का गुणगान, माँ की महिमा मंडित तो हम माँ को करते रहते हैं हमेशा, लेकिन पिता का जो योगदान होता है हमारे जीवन में, उसको नकारा नहीं जा सकता। पिता मौन रहता है, पिता शांत रहता है, लेकिन शिव की तरह हलाहल पीता है। उसी पिता को समर्पित आज का कार्यक्रम पितृ दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो समस्त देश को, समस्त विश्व को, विश्व के समस्त पिता को नमन करते हुए पितृ दिवस की शुभकामनाएं। और आज खास विषय, पिता तुम्हें प्रणाम। तो पिता को हम समर्पित आज का एपिसोड कर रहे हैं और जो भी महानुभाव हमसे जुड़ेंगे और जो हमारे कार्यक्रम को देखेंगे, उनका हम अभिनंदन करते हैं और साथ में अभिनंदन करते हैं हमारे स्टूडियो में जुड़े हमारे अतिथि के रूप में जो वक्ता उपस्थित हुए हैं। और ये सिर्फ वक्ता नहीं है, ये हिंदी साहित्य संस्थान की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परिचर्चा को लेकर और किरदार जिंदगी को लेकर। तो पुनः अभिनंदन, स्वागत। और मैं स्वागत करती हूँ विजेंद्र कुमार गुप्ता जी का, जो कि हांगकांग से हमसे जुड़े हैं और सीएमए हैं बड़ी कंपनी में। और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। साबिर परवेज जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। साबिर जी केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। साथ ही समर शुभांकर हमारे साथ जुड़े हैं। समर 8वीं कक्षा के छात्र हैं, सैम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। 2 वक्ता हमारे और जुड़ने वाले हैं। रेणु सिंह, जो कि समाज सेविका है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और साथ ही डॉक्टर इंदिरा मिश्रा। कुछ ही क्षण में वो हमसे जुड़ेंगी, तब तक हम परिचर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। और चलते हैं सबसे पहले चलते हैं हम, क्योंकि हांगकांग से इतनी दूर से हमसे जुड़े हैं विजेंद्र जी, तो कार्यक्रम की शुरुआत हम आप ही से करते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि एक तो पितृ दिवस, पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं। कई बार 36 का आंकड़ा भी होता है कि विचार नहीं मिलते, लेकिन पिता बैकग्राउंड में रहकर बहुत सपोर्ट करता है अपने, खासकर पुत्र के साथ उनका जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा। इंदिरा जी हमसे जुड़ गई हैं, मैं उन्हें ले लेती हूँ। तो आपका और आपके पिता का कैसा रिश्ता रहा? और इंदिरा जी एक ऐसी पुत्री हैं, विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्होंने अपने पिता की इतनी सेवा की जिसके लिए शायद मेरे पास शब्द कम है, और इसलिए आज के कार्यक्रम का खास हिस्सा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इंदिरा जी। और विजेंद्र जी, सीधे सीधे आपके पास चलते हैं। पिता और आपके पिताजी के साथ आपका जो संबंध रहा है वो किस प्रकार का रहा है, और क्या कुछ
यादें हैं आपके पास कहने के लिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माइक ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विभा जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मेरे को आमंत्रित किया अपनी बात को रखने के लिए, और पटल पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का हार्दिक अभिनंदन, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमन। जैसा कि देखिए आपने प्रश्न किया कि किस तरह के संबंध रहे मेरे और मेरे पिताजी के बीच में, तो मैं देखिए आपको बताता हूं कि क्या होता है कि ये सभी बातें जो होती हैं, जो संबंध होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं होते हैं, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि में काफी कुछ होता है। आप किस समाज को बिलोंग करते हैं, आपके समाज की धारणाएं क्या हैं, आपका पालन पोषण किस तरीके के समाज में हुआ है, आप किस तरीके से आपका लालन पालन हुआ है, और आपकी पढ़ाई क्या है, आपके पढ़ाई आपके 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 जीवन में जो किस तरह की जिसे कहना चाहिए कि मूल विचार, जिसको उसकी अवधारणा क्या है, तो वो सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग जिस परिवार से आते हैं, जिस तरीके की हम पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमारे यहाँ काफी पुराने समय से, मतलब मैंने अपने परदादा को देखा है, तो मैंने अपने का परदादा को देखा है, दादा को देखा है, फादर को देखा है, आज मैं हूं और मैंने अपने बच्चे को देखा है। ठीक है ना? तो मतलब अगर मैं दादाजी से लेके चलूं तो आज 5वीं पीढ़ी, तो 5 पीढ़ियां मैं देख चुका हूं। तो हमने जो कॉमन पाया है, वो हमने अपनी जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, तो उस संस्कृति के माध्यम से हमारे यहाँ जिस तरीके की विचारधारा हमारे पूर्वजों ने की कि समाज के प्रति दायित्व, आप सिर्फ अगर पिता हैं तो आज आप पिता हैं, तो कल आप दादा भी बनेंगे, फिर आप कभी परदादा भी बनेंगे। तो आप अपने समय में कितने भी सीढ़ियां तय करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी विचारधारा है कि जब आपके यहाँ पड़पोता होता है तो नानी जो है वो सोने की सीढ़ी भी चढ़ती है, तो वो स्वर्ग का रास्ता होता है। तो इस तरह की जो संस्कृति है, उसमें इस तरह की आपका अगर लालन पालन अगर होता है, तो आपके जो संबंध होते हैं माता पिता मतलब से बच्चे के रूप में, और दादा के रूप में अगर आपके दादा हैं और परदादा अगर हैं, तो जो वो संस्कार तो पूरी कड़ी है। तो ये संबंधों की कड़ी है, और इस संबंधों की कड़ी जो है वही आगे आपके आने वाले जीवन में कार्य करती है, और आप उसी से पहचाने जाते हैं। तो आपको अब इसमें दो तरीके की समझ है। एक तो यह है कि आपको आपके परिवार को आपके नाम से जाना जाए, और दूसरा आप जाने जाएं आपके परिवार से। तो आपके किस तरीके की आपकी जो परिपाटियां रही हैं, उस परिपाटी की वजह से आपको किस संदर्भ में, समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत रूप में, आपके दोस्तों के मध्य, आपके कर्मचारियों के मध्य, आपके सहयोगियों के मध्य किस नजर से देखा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक जो पिता का जो रूप रहा ना, वो सिर्फ संबल देने का ही नहीं रहा। पिता का रूप वो एक दोस्त भी है, पिता एक जो है मार्गदर्शक भी है, पिता एक आपको प्रोटेक्टर के रूप में आपको हमेशा मिलता है। पिता आपके जो संबल है उसके रूप में आपको इस तरीके से खड़ा करता है कि आप समाज में अपने आप को आगे ले जा सकें, आप शिक्षित बन सकें, आप अपनी शिक्षा का पूरा उपयोग कर सकें, और आप जीवन में जो है समाज को भी आगे ले जा सकें। तो ये जो सारी चीजें, तो हमारे जो संबंध भी रहे ना, तो वो संबंध इसी तरीके के रहे, क्योंकि हमने अपने परिवार में अपने दादाजी से, आज भी हमारी एक धर्मशाला है, वो व्यक्तिगत धर्मशाला है, और लेकिन वो व्यक्तिगत धर्मशाला में हम स्वयं पैसा लगाते हैं, लेकिन वो फ्री में ही चलती है आज भी। 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाता है, ना बिजली का, ना पानी का, ना किसी का भी। ये हमारे यहाँ ये आज भी है। और ये हमारे परदादा के जो फादर हैं, बाबू झम्मल लाल जी, है ना, उनके बाद मतलब मेरे को तो पूरी जो है मतलब ये याद है, तो तब से चली आ रही है। तो अब हम तो मेरे को 200 साल का इतिहास तो मालूम है। तो वो जो हमारी धर्मशाला है, आज भी हम उसको उसी तरीके से चलाते हैं, एक पैसा हम नहीं लेते हैं। मैं आपको विजेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ ही क्षण में जुड़ते हैं। तब तक मैं चाहूंगी
कि इस कार्यक्रम को इंदिरा जी आगे बढ़ाएं, क्योंकि इंदिरा जी अपने पिता के बहुत करीब रही है। इंदिरा जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। आप अपने इस पटल पे हमें आमंत्रित की हैं, और आप और हम दोनों इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि पिता का दर्द, पिता को सेवा करने का सुख की अनुभूति कैसी होती है, वो आपको भी पता है और मैंने भी ये अनुभूति की है। तो मैं चाहूंगी कि इस विषय को लेके सैद्धांतिक कम और जो मेरा अनुभव रहा है उस पे अगर मैं चर्चा करूं, तो अगर आपकी इजाजत हो मैं ऐसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली मतलब मैं जी 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 आ रही है। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार की पावन धरती है वहां से हम लोग कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, और एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि वहां पे अगर एक गांव में कोई दूसरा बहुत दूर का भी कोई होता है ना, वो आज अपनी बेटी उसको मानता है। लेकिन वो सब अब ये गरिमा और वो एक संबंध ये शहरों में धीरे धीरे हम खोते हुए जा रहे हैं। क्योंकि मेरा दोनों अनुभव एक साथ रहा है, तो मैं यहाँ भी वो अनुभव देख पाती हूँ, और वहाँ के लोगों के बीच में भी वो जो प्रागड़ता संबंध का है वो भी मुझे महसूस होता है। मैं अपने पिता के साथ में जो मेरा संबंध रहा है, लोग कहते हैं कि पिता, मेरे दो पिता थे। मेरे पापा दिल्ली में डॉक्टर सुरेश पाठक, और जो दूसरे पिता हमारे रहे श्री सुखदेव प्रसाद मिश्रा जी, वो बिहार जहानाबाद से थे। वो मेरे नाना जी, कभी मैंने उनको नाना जी नहीं बोला, हमेशा उनको बाबूजी। और हम अपने पापा को यहाँ पे पापा और हमारे बाबूजी के बीच में सिर्फ यही होता था, सिर्फ 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 मेरे लेकर ही उनकी अगर कहीं चर्चा होती थी तो पूरे टाइम मैं ही चर्चा में बनी रहती थी। पापा कहते थे डीपीएस इसको लेकर नहीं जाना है, और बाबूजी का इतना प्यार होता था, हर सैटरडे संडे को वो मुझे जहानाबाद लेकर जाते थे। तो मेरा दोनों अनुभव रहा। मैं माता पिता की अकेली संतान रही, और मेरी माता जी वो भी अकेली संतान रही। समाज लड़कों से चलता है, ये हमने, क्योंकि मैं सोशोलॉजी की स्टूडेंट, सोशोलॉजी की प्रोफेसर, सोशोलॉजी को जीती हूँ, सोशोलॉजी को वैज्ञानिक समाज में कैसे उसका प्रयोग किया जाए वो उस बात को मैं समझती हूँ। समाज आज भी लोग कहते हैं कि अगर एक बेटा होता तो वंश चलता। मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं कहीं ना कहीं इस पीढ़ी में आप लोगों से चर्चा करने में सक्षम हूँ। मेरी माता जी का सोचिए, मेरी नानी जी, माँ जी, जिनको सोकर नानी जी हमने कभी नहीं बोला, माँ जी, माँ जी और बाबू जी, वो पिता को सोचिए कि उस टाइम में इकलौती बेटी होना, यही की बात नहीं, 10 शादियों का ऑफर होता था कि अरे अभी आपके पास है, अभी कोई और आप मतलब दूसरी शादी कर ले अगर बेटा। तो उस पीढ़ी में पटना के, अगर आप लोग नजदीकी जानते होंगे, तो विमेंस कॉलेज में मेरी माता जी को उनके मतलब बाबूजी ने उनको पढ़ाया। बाबूजी ने बोला कि मेरी एक बेटी है, मुझे कभी भी अगर इसको कहीं भी मेरी शादी करनी है या किसी और भी बात को कहना है तो इसको पहले काट दीजिए, और फिर मतलब हम आप लोग की बात मानने को तैयार हैं। उस लेवल पे कोई है क्या? उस लेवल पे मैं तो बाबूजी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी माताजी को उस छोटे से शहर में उन्होंने इतने अच्छे परवरिश दी, उतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, और कभी भी उनकी फ्रीडम नहीं कट हुई। मेरी तो बात बाद में आती है। जब हम थोड़े समझदार हुए तो मम्मी कहती थी कि मुझे अब समझ में आता है कि बाबूजी ने मुझे इतना फ्रीडम देने के बाद में मुझे लगता था कि सबके माता पिता साथ में जाते, मैं इकलौती बेटी हूँ और मुझे कोई हॉस्टल तक लेने नहीं आता। पटना मैं अकेले आती हूँ, अकेले जाती हूँ। लेकिन उसके बाद में जब मम्मी वो जब साझा करती थी ना, सच में मेरे पास में ना बाबूजी के लिए इतना प्यार आता था। और आज भी वो चीज अब तो धरती पे नहीं है, विभा जी को ये बात पता है, लेकिन आज भी उन्हीं की ब्लेसिंग और उन्हीं के सपनों के कारण हमने अपनी कई सरकारी नौकरी हमने छोड़ी। और लास्ट में जब 2015 में हमारे माता पिता एक साथ उनका देहांत हुआ तो राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे अपने नौकरी को हमने छोड़ा और उनके सपनों के साथ हमने समाज को समर्पित किया। लड़का होना, पूरे परिवार, जब हमने अंतिम संस्कार में जब हम वहां
एक तरफ समाज सब खड़ा था कि नहीं अभी अंतिम संस्कार के लिए एक बेटी कैसे करेगी, बहुत सारा बवाला, बहुत सारी बातें। लेकिन मैंने ठान जब सेवा मैं कर सकती हूँ तो संस्कार अपने माता पिता को किसी के हाथ में कैसे सौंप सकती हूँ। और उस टाइम में कुछ हमारे मित्र थे जिसमें कृष्णांगी गोमती भी थी। बिल्कुल सही कहा। और चीजें अब बदली हैं, साबिर जी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। आप बेटियां भी संस्कार करती हैं और आपके जज्बे को हम प्रणाम करते हैं जी, हौसला रखिए। आज भी मैं, लोग कहते हैं कि सबके माता पिता जाते हैं, मानती हूं मैं, लेकिन जब आपके माता पिता, अगर आप सेवा कर रहे हैं और 10-15 दिन में दोनों एक साथ आपके साथ चले जाए, कोई ना हो, तो वो जो जिसके हाथ में घाव होता है ना, दर्द उसी को महसूस होता है। और पूरा समाज एक तरफ था, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, और आज बहुत सारे रिश्तेदार इस वजह से सब छूटते चले गए कि मैंने उस लीक पे काम नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से अपने मम्मी पापा के साथ। मेरे पास अभी थोड़ी देर बाद बात कर ले, आप प्लीज मुझे थोड़ी देर का समय दे दीजिए, 2 मिनट का हमें समय दे दीजिए। जरूर, आप अपने आप को संभालें। और बहुत अच्छा आपने कहा कि देखिए, और सबसे दुर्भाग्य की बात है विजेंद्र जी, साबिर जी, बताना चाहती हूँ कि 15 दिन के अंतराल में इंदिरा जी के मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा सदमा था, बहुत दुख की घड़ी थी। खैर, इन्होंने बहुत समाज सेवा की है, बहुत इन सब चीजों से बाहर निकले और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। विजेंद्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें। जी धन्यवाद। मैं अपने आपके सभी दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि देखिए, समाज में जो पिता का जो रोल होता है, तो वो जो पिता है, तो वो जो है ग्रेजुअली, देखिए जब हमारे हमारे कितने आश्रम होते हैं, उन आश्रमों में आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप परदादा तक चले जाते हैं। हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों का उल्लेख आता है। तो 7 पीढ़ियों के उल्लेख के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने यदि अपने परदादा को देखा है और आप स्वयं परदादा बन जाते हैं जब, तो 7 पीढ़ियां पूरी हो जाती हैं। आप काउंट कर लीजिएगा कभी भी, जब आपने अपने दादाजी को देखा है, परदादा को, और आप स्वयं परदादा बन जाते हैं, जो कि संभव है। जब आपने स्वयं परदादा को देखा है तो आपका भी स्वयं का भी परदादा बनना संभव है। तो वो जब आप सारी पीढ़ियां जब आप काउंट करेंगे तो वो 7 पीढ़ियां हो जाती हैं। तो हमारे यहां ये जो प्रावधान है कि भाई आपके जीवन में आपको किस तरीके से समझा जाए, वो सारी की सारी लर्निंग आपको आपके पूर्वजों से आती है, जिसमें पिता आपके सबसे पहले पूर्वज है। वो आपका सबसे पहला जो डीएनए आपका आया आपके पिताजी से, वो आपके सबसे प्रथम पूर्वज हैं। उसके बाद आपके दादाजी आपके पूर्वज हैं, उसके बाद आपके परदादाजी पूर्वज हैं। तो इस तरीके की जो ये जो प्रथा है, इसमें जो लर्निंग्स हैं आपका जो, और जब आप डीएनए शेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें आती ही हैं जो आपके परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति में रही हैं, चाहे वो माता में रही हैं, चाहे वो पिता में रही हैं। तो वो जो हमारे यहाँ जो निरंतर जो जिसको कहा जाता है कि अपने को उन्नत बना के रखना, उन्नत सोच रखना, उन्नत विधा रखना, वो ये हमेशा ही काम आता है। तो क्योंकि उसी से ही आगे समाज उन्नत होता है। तो जब यदि व्यक्ति सबल होगा, व्यक्ति उन्नत होगा, तभी अगर आगे जाके समाज उन्नत होगा, समाज उन्नत होगा तो देश उन्नत होगा, और देश उन्नत होगा तो विश्व उन्नत होगा। तो ये हमारे यहाँ की विधा है। इसको तो ये जो पितृ का जो आपने बताया, अब देखिए साइंटिफिकली अगर आप इसको सोचें तो जो क्रोमोसोम होते हैं, तो जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं वही पिता के अंदर होते हैं। माता के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो वाई होता है, लेकिन पिता के अंदर दोनों होते हैं। तो जो 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 जन्म होता है किसी भी बच्चे का, वो पुरुष होगा या वो बच्ची होगी या बच्चा होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि पिता ने क्या किस तरीके का अपना योगदान दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसीलिए पिता का जो स्थान है, इस सिर्फ इसलिए नहीं, देखिए वो जो है बच्चा माँ के घर में रहता है 9 महीने, पिता के घर में तो नहीं रहता है ना। माँ का स्थान होता है उससे ऊंचा। आज भी अगर हम कहते हैं तो अपनी धरती माता कहते हैं, धरती पिता नहीं बोलते हैं। इस धरती पे हमने जन्म लिया है, फिर भी हम जो है यही बोलते हैं धरती हमारी माता है ना। आसमान पिता है, ऐसा बोला जाता है, हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा ही बोला है। तो आसमान यदि पिता है तो छत्र छाया का इसका मतलब यह हुआ कि छत्र छाया जो है ना, वो पिता की बहुत आवश्यक है। तो पिता वो जिसे कहना चाहिए वो जो कुम्हार है,
जो ऊपर से अगर पीटता है तो अंदर हाथ लगाता है, तब जाके वो घड़ा बनता है। तो वो जो घड़ा किस तरीके का बनेगा, वो सुराही बनेगी या वो क्या बनेगा, ये जो है ना, ये पिता का अपना एक, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उसकी अपनी सामर्थ्य है कि वो उस मिट्टी से क्या बनाना चाहता है। बच्चा उसके लिए एक मिट्टी के समान, एक मिट्टी की चीज के समान है। उसको किस तरह से ढालना है, वो पिता की जो है कैपेबिलिटी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आज मेरे को एक बहुत पुरानी फोटो मिली है, मेरे कॉलेज के टाइम की, जो आपके दिल्ली में टीवी टावर है, मैंने श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है। और मैं दिखाना चाहता हूं, अगर आपको ये दिखे, वहां पर मैं कुछ भी नहीं होता था, ये उसका मैदान है। क्योंकि मैं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो है ना पहले बैच से हूं, और वहां पर मैं सिर्फ झोपड़ियां होती थी, मतलब हट, वो क्लास पूरी नहीं होती थी, लेंटर टाइप नहीं होता था उस कॉलेज में। तो वहां पर हम ये कार सेवा करते थे। तो उस समय मेरी कितनी उम्र थी, मैंने 12वीं पास करके आया था ना मैं। तो ये उसी कॉलेज की जो है ना, उसी कॉलेज की ये तस्वीर है। तो तब से मैं ये कार सेवा, तो ये कहां से संस्कार आए? मैं क्यों सफाई करूं भाई, मैं क्यों सफाई करूं? दूसरी फोटो मेरे को ये भी मिली, ये एनएसएस की है, नेशनल सोशल स्कीम, जिसको हमारे यहां हिंदुस्तान में बोला जाता है। तो उसका ये कैंप है राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल। तो जो टीबी हॉस्पिटल में जिस तरीके से वहां पर मैं जाकर के मिलना, सबको बताना, है ना, तो ये जो है ना, ये उसकी फोटो है। ये मेरे सब पुराने संगी साथी हैं जो हम पढ़ते थे, जिनके साथ बीकॉम में। तो ये जो है ना, ये पिता की देन होती है, ये पिता की सामर्थ्य है कि आपको किस तरीके से आपको वो ढाला गया। आपको समाज के प्रति क्या सोच है, आपके परिवार के प्रति क्या सोच है, आपकी जो है किस तरह से आप उस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये जो बातें सब पिता से आती हैं। माता जो है ना, उनका लालन पालन करती है, खाने का, उनका शरीर का ध्यान रखती है, बच्चा भूखा ना रहे, है ना, बच्चे के ऊपर धूप ना लगे, वो अपने आंचल में अपने बच्चे को छुपा के रखती है ना। वो खुद धूप में रहेगी लेकिन बच्चे को आंचल में छुपा के रहेगी। तो ये सबकी, तो ये जो है ना, ये दोनों का जो, इसी को परिवार बोलते हैं। तो परिवार में जिस तरीके का लालन पालन हुआ, तो पिता का अपना एक जो रोल है, उनका जो महत्व है, तो माता के सामने पिता का जो महत्व है वो कम नहीं हो जाता है, या पिता के सामने माता का महत्व कम नहीं हो जाता है। ये एक ही गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं कि अगर एक भी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये मेरा आज के बारे में इतना ये कहना है कि भाई, मैं जो है ना, जैसे अब हमारे साथ समर्थ जुड़े हुए हैं, तो उनके भी अपने अनुभव होंगे एक बच्चे के रूप में, है ना। लेकिन जो आपने मेरे से प्रश्न किया कि पिता के और आपके संबंध क्या रहे, तो जो मैंने आपको फोटो दिखाए, जो मैंने आपके साथ शेयरिंग की, जो हमारी इस तरीके की संस्कार आए, ये पिता से ही आए, उनकी देखरेख में आए। और सिर्फ पिता की बात नहीं, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, है ना, तो ये जो संस्कार आते हैं ना, ये उन्हीं से आते हैं। लेकिन घर के अंदर हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके साथ जो हमारे संबंध होते हैं, उन संबंधों से हमारे अंदर सौम्यता आती है, उन संबंधों से हमारे अंदर दूसरे तरीके का ज्ञान डेवलप होता है। किस तरह से आदर करना चाहिए अपने बड़ों का, किस तरह से आदर करना चाहिए अपने घर में माताओं बहनों का, ये हमारे संस्कार। लेकिन जब आप समाज में जाते हैं तो माताएं जो होती हैं वो अंतर्मुखी होती हैं, मतलब अंतर्मुखी इन द सेंस कि घर के अंदर का सारा समझाती हैं, और जो पिता होते हैं वो बाहर का समाज का सारा समझाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो और यही मैंने पाया है, ऐसा मैंने पाया है। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं, फिर समय अगर आप देंगे तो मैं दोबारा बोलूं। जी जरूर, बहुत सुंदर अपने अपने विचार हम यहाँ व्यक्त करने आए हैं, क्योंकि पिता हर व्यक्ति के जिंदगी में एक अलग मकाम लेकर आया है, उनकी एक अपनी पहचान है और अपना एक रिलेशन है, अपना एक संबंध है। उसी संबंध को खंगालने की हमने आज परिचर्चा में कोशिश की है, क्योंकि माँ के बारे में बहुत कविताएं हैं, माँ के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम है। तो इसलिए हमने आज परिचर्चा रखी पिता के ऊपर। तो समर्थ शुभांकर अभी छोटे से बालक हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो समर्थ, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपका आपके पिता के साथ कैसा संबंध है, आप अपने पिता को किस रूप में देखते हैं, क्या आपके पिता आपके लिए आइडल हैं, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप चाहें हमारे दर्शकों से शेयर करें। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ।
हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे साथ रतिराम जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आप सभी से गुजारिश है, आग्रह है, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। और समर्थ, आप अपना अनुभव हमसे साझा कीजिए। स्वागत है। आप म्यूट हैं समर्थ अभी। आप सभी को नमस्कार। और मैं हिंदी साहित्य संस्थान को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात साझा करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे और मेरे पापा का जो संबंध है वो एक दोस्त की तरह है। जैसे कि पापा ने हमेशा बोला है कि तू अपना मुझे और अपने आप को एक दोस्त की तरह समझ। जैसे कि वो कभी भी मेरे ऊपर कभी भी पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालते, आज तक कभी नहीं। चाहे मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर मैं कोई भी, जैसे कि मेरा कोई भी पेपर है या टेस्ट है, तो उनको बोलते चाहे तू जो मार्क्स ला, तेरे अंदर नॉलेज है ना, उतना ही बहुत है, जो मार्क्स ला मुझे मंजूर है। उन्होंने आज तक कभी प्रेशर नहीं डाला। वो बोलते कि क्या हुआ, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। उसमें इतना वो प्रेशर मेरे को आज तक कभी प्रेशर नहीं डाला। और यही बात एक पिता एक बच्चे से क्या चाहता है कि वो अच्छे से पढ़े, आदर सम्मान दे। और यही तो दो चीजें हैं जो एक पिता अपने बेटे या बेटी से चाहता है। पर हमने अपनी समाज में छवि कैसी बना रखी। बहुत से, जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से वीडियोस देखे जिसमें कोई पिता या माता कोई भी है जिनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। या फिर एक एक केस तो ऐसा आया था जिसमें एक पिता कैसे न कैसे करके 6 महीने तक एक घर में बंद होके दिया था। तो ये कहाँ के संस्कार? ये कोई सम्मान दे रहे हैं हम पिता को? ये हम हमारी लड़कों की छवि नीचे गिरा रहे हैं कि लड़का आता है, पहले लड़कियां होती थी, पर अब लड़कों की छवि नीचे गिरी कि लड़का आया तो फिर बस संपत्ति के लिए आया, ना कि सेवा करने के लिए। और ये छवि बहुत गलत है। ये छवि हमें कभी भी अपने आप की नहीं बनानी चाहिए। हमें ऐसा बनाना चाहिए अपने आप को कि पिता देखे तो बोले ये मेरा बेटा है। जो कभी छोटा बच्चा हुआ करता था, आज इतना बड़ा आदमी बना है, इतना आदर सम्मान देता है। ऐसा सब छवि बनानी चाहिए। और जैसे कि हमारे जीवन में पिता का बहुत बहुत बड़ा मोल है। जैसे कि अगर जो भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद पिता और माता दोनों ही उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। दुर्भाग्य से जिनके पिता नहीं होते उनको बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मेरे पापा ने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी एक बारी कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनके पिता मेरे जो दादाजी है वो बहुत कम उम्र में, वो जब 4 साल के थे तो गुजर गए थे। तो फिर उन्होंने कैसे ना कैसे करके वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वो अपनी साइकिल पे अखबार भी बेचा करते थे जब वो छोटे थे। तो फिर जिनके पिता है वो अपने आप को बहुत नसीब वाला समझना चाहिए कि हमारे पास पिता है। क्योंकि अगर हमारे पास पिता नहीं होगा तो फिर हमें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पिता होगा तो फिर आगे जाके हमें आदर सम्मान मिलेगा। पर जब पिता नहीं होता तो हमें वही सम्मान कमाना पड़ता है, कमाने टाइप हो जाता है वो। क्योंकि उस समय हाँ वो लोग 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 पैसों को ज्यादा देखते हैं, ना कि मेहनत को आजकल। तो फिर जिसके पास पैसा है वो बहुत ही ऊंचे पद पे है, मेहनत चाहे जितनी कर लो। तो इसलिए आजकल हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क में लोग बिलीव करते हैं। तो इसलिए तो हमें अपने पिता को ऐसे रखना चाहिए, इतना आदर सम्मान, इतनी सेवा करनी चाहिए कि आगे जाके कि हम भी और मेरे पिताजी में बहुत सारे गुण भी हैं। जैसे कि वो हमेशा कभी कभार उनको बहुत कम गुस्सा आता है तो थोड़ा ज्यादा आ जाता है, पर बहुत कम गुस्सा आता है। वो कभी भी मतलब कि एकदम शांत स्वभाव के। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि अगर पिता एक बहुत बड़ा समंदर है और हम उसकी नाव है। अब नाव को कैसे
समुद्र पार नाव को कैसे टापू में पहुंचाना है, वो पिता का काम। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर समर्थ, बहुत अच्छी भावनाएं इस उम्र में जो आप व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या कहूँ साबिर, आपके पास चलते हैं। और साबिर, मैं चाहूंगी कि आप अपने पिता के साथ जो आपके संबंध रहे हैं उसके बारे में आप चर्चा करें। उससे पहले आनंद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रतिराम जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, अनीता सचदेवा हमारे से जुड़ी हुई हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कार्यक्रम को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चले कि पिता की क्या भूमिका रही है हमारे जीवन में। साबिर, बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, आपने बहुत ही शानदार विषय चुना है आज के लिए। आपने सही कहा कि माँ पे बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, कही जाती हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, समाज भी उनको इम्पोर्टेंस देता है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे बड़े भाई आदरणीय विजेंद्र जी ने आगे बढ़ाया है कि माँ और बाप दोनों के बिना सब कुछ अधूरा है। हिंदी साहित्य संस्थान के 74वें एपिसोड में इस शानदार प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इतने शानदार विषय चुनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिनके बगैर हंसी ना होती थी सुबह शाम, ये मेरी फीलिंग्स है मेरे पिताजी के लिए। जिनके बगैर हंसी ना होती थी सुबह सुबह शाम, ऐसे थे मेरे पापा जिनको दिल से प्रणाम, दिल से सलाम। तो पापा, पिताजी, वालिद, अब्बू जो आप कह लें, ये हमारी पहचान होती है इस समाज में। ये सब हमारे पहचान होते हैं। हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। घर में सारी चीजें माँ देखती हैं, हमें सबको माँ संभालती हैं, लेकिन घर के बाहर की दुनिया में हमारी पहचान हमारे पिताजी होते हैं, हमारे पापा होते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि मेरे पापा से मेरा कैसा संबंध था, तो मेरे पापा के संबंध मुझसे टाइम टू टाइम बदलते गए। मेरे पापा सौभाग्य से मेरे टीचर भी रहे हैं, तो उनका सॉफ्ट वाला एटीट्यूड, सॉफ्ट वाला कॉर्नर बहुत कम दिखा। एक स्ट्रिक्ट फादर वाला कॉर्नर वो मुझे ज्यादा दिखा। और चूंकि टीचर भी रहे हैं तो उन्होंने मुझे मारा भी था छड़ी से। और जो मेरे दोस्त होते थे उनको अगर 2 छड़ी पड़ती थी तो मुझे 3 छड़ियां पड़ती थी कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। और इसके साथ साथ पूरे स्कूल में जहाँ वो टीचर थे और जहाँ मैं पढ़ता था, सबकी निगाहें मेरे ऊपर होती थी और मुझ पे खास अटेंशन दिया जाता था कि मास्टर साहब का बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, या वो यहाँ क्यों है, वो ऐसा क्यों है। तो उनकी जो है बिल्कुल कहें कि बहुत विजिलेंट रहते थे इस मामले में मेरे फादर, मेरे वालिद साहब। और जब फिर हम बड़े हुए, कॉलेज पे जाने लगे, तो फादर थोड़ा सा हमारे लिए सॉफ्ट हुए, फिर हमारे हमारे गाइड बन गए कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, उतना ज्यादा वो टफ नहीं रहे। उसके बाद जब और हम बड़े हुए, जब हम जॉब में आए, तो मेरे वालिद साहब, मेरे फादर मेरे दोस्त बन गए। उन्होंने हमेशा एक दोस्त की तरह अपनी बातें शेयर की। मुझे वो सबसे ज्यादा मानते थे क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा था और पिताजी से बहुत क्लोज था। और जहाँ वो सर्विस करते थे, वो टीचर थे बाय प्रोफेशन, जहाँ वो सर्विस करते थे मैं उनके साथ रहता था, तो इसलिए क्लोजनेस और ज्यादा थी। और जब वो बीमार हो गए, जब वो थोड़े कमजोर हुए, तब फिर उनका संबंध मेरे से एक बच्चे जैसा रहा। फिर जैसे उन्होंने मेरी परवरिश की थी बचपन में, बच्चे की तरह मुझे संभाला था, तो मैं उनको फिर बच्चे की तरह संभालने लगा। क्योंकि काफी कमजोर हो गए थे, उनकी भी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, फिर डायलिसिस पे रहते थे।
तो काफी परेशानियां होती थी, तो फिर बच्चे की तरह मैं परवरिश करता था। और जिस तरह से वो मेरे देखभाल करते थे, और फिर बदकिस्मती से अ, उन्होंने आखिरी सांस मेरे गोद में ली। बच्चे को जिस तरह सहलाते हैं उसी तरह मैंने सहलाया, और उसी वक्त उनका दम टूट गया। तो ये डिफरेंट फेजेस पे उनका अलग अलग तरीके से संबंध रहा। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ, जो एक पूरा एक्सपीरियंस है अपने पापा के साथ, अंदाज वो अच्छा लगा, वो सादगी अच्छी लगी, पापा तेरे ख्याल की पाकीज़गी अच्छी लगी। और माँ बाप दोनों इस जिंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पहिए होते हैं, जैसा कि हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी ने फरमाया। और मैं इससे बढ़कर एक कदम और ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं, खासकर पापा, क्योंकि पापा जो होते हैं ना, वो सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं उसकी आंच घर तक नहीं आने देते। उनकी जॉब की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सोशल इश्यूज क्या क्या हैं, बाहर की दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं, वो उसका असर जो है वो घर तक नहीं आने देते। माँ इंटरनल अरेंजमेंट देखती है, लेकिन बाहर के सारे एक्सटर्नल अरेंजमेंट पापा देखते हैं। और मैं पापा को उस फ्रीज की तरह समझूंगा। आप देखिए, जब आप फ्रिज खोलते हो ना, तो कुछ सारी चीजें आपको बिल्कुल ठंडी मिलती हैं, चाहे आप पानी पी लो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स निकाल लो, चाहे कुछ भी निकाल लो, आपको बिल्कुल ठंडी मिलती हैं। तो पापा उसी तरह से होते हैं। पापा जिस तरह से फ्रिज वोल्टेज के उतार चढ़ाव को झेलती है, मौसम के बदलते टेम्परेचर को झेलती है, 50 बार उसको लोग खोलते बंद करते हैं, सबको झेलते हुए भी जब आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पानी पीने जाते हैं या कुछ और चीजें, आपको ठंडक ही देती है। तो पापा वैसे ही होते हैं, जो इस सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं उसको दरकिनार करके, जब भी आप से वो मुंसलिक होते हैं, जब भी आपसे उनका इंटरेक्शन होता है, वो हमेशा आपको ठंडक ही देते हैं, साबिर, सुकून ही देते हैं। मुझे लगता जी है कि पापा एक नारियल की तरह होते हैं, जो ऊपर से सख्त दिखते हैं और अंदर से मुलायम होते हैं। बेशक 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 बेशक। और पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिसके पास ये है वो सबसे अमीर है। मैं आप सबके जैसा अमीर नहीं हूं, कि मैंने अपने वालिद साहब को, अपने पिताजी को लगभग 12 साल पहले खो दिया है। और मुझे काफी अफसोस है। एक तरफ तो खुशी भी है कि पूरी दुनिया फादर्स डे मना रही है, और साथ साथ ये गम भी है कि मैं नहीं मना पा रहा। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं, हयात से हैं, आप सेवा कीजिए जितना कर सकते हैं। कि आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने फादर को फादर्स डे विश कर सकते हैं, अपनी मदर को मदर डे विश कर सकते हैं। मैं अपने फादर को फादर डे विश नहीं कर सकता, मुझे विश करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, उनकी कब्र में जाके विश करना पड़ता है। तो माँ बाप की कदर कीजिए, वो जिंदा देवी देवता है। काशी, मथुरा और काबा जाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है। और हमारे मजहब में ये कहा जाता है, दुनिया का सारा मजहब प्यार और सत्कार की ट्रेनिंग देता है, उसका सबक देता है। और हमारे मजहब में कहा जाता है कि पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत कर लो, जब तक आपके माँ बाप खुश नहीं है अल्लाह ताला कभी आपकी इबादत को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला कभी खुश नहीं होगा। ये हमारे मजहब में है। उसी तरह से और भी मजाहिब में ये बातें कही गई हैं। तो घर पे जो देवी देवता है, घर पे जो बुजुर्ग हैं, घर पे जो पीर हैं, माँ बाप के तौर पर उनकी कदर करिए। तो हर दिन पितृ दिवस बन जाएगा, हर दिन फादर्स डे बनेगा। और पापा के बारे में एक चीज मैं कहूं, हजारों की भीड़ में पहचान जाते थे, हजारों की भीड़ में भी पहचान जाते थे। पापा कुछ कहे बिना भी सब कुछ जान जाते थे। फेस रीडर, बेटे को क्या प्रॉब्लम है, बेटा क्यों परेशान है, घर, अब माँ बाप क्या है, आप जैसे घर में आएंगे आपको माँ बाप आपके चेहरे से पहचान लेंगे कि बेटा मेरा परेशान है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। पापा देखेंगे उसके एक्सटर्नल पार्ट को, मॉनेटरी पार्ट को, कि बेटा किसी से झगड़ा तो नहीं किए, कोई पैसे की तो दिक्कत नहीं है, कहीं और परेशानी तो नहीं। माँ देखेगी बेटा इमोशनली तो वीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैं बड़े भाई जनाब वीरेंद्र जी की बात पे बिल्कुल सप्लीमेंट करता हूँ। दोनों एक दूसरे
हम मतलब हम माँ बाप के बिना हमारी जिंदगी बेकार है, और हमारी जिंदगी की कोई मतलब पहचान ही नहीं है। इस तरह से मैंने अपनी बातें कही हैं। और बाकी विभा जी, आप और भी मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, आप उनसे बातें जी कीजिए, जी जी बीच में साबिर, आप मौका बहुत बहुत देंगी शुक्रिया। तो मैं अपनी बातें जी कहूंगा। जी शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया साबिर, बहुत सुंदर बात आपने कही है। विजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? उससे पहले सुरेंद्र शर्मा सागर जी, जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं, जुड़ गए हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ सुदर्शन दीदी जुड़ गई हैं, जो कि पटल की संयोजिका है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अकरम जी हमारे साथ अकरम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जावेद अब्बासी जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और रतिराम जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक बड़ा सुंदर संदेश आया है सुरेंद्र भाई साहब का। उन्होंने लिखा है कि मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं संदेश पढ़ना चाहती हूँ। संदेश है, मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और संदेश पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि हाँ, पहले के बाप हिटलर हुआ करते थे, उन्होंने लिखा। वाकई बात सही है। जो बाप की मार सह गया वो बच्चा जिंदगी में कुछ कर गया। जी तो जी विभा जी, बस एक सेकंड, एक सेकंड। इन्होंने जी बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और मैं इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली कहूंगा कि अगर मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं जैसा बच्चा था बचपन में मैं जानता हूँ, तो अगर मेरे वालिद साहब, मेरे फादर मुझसे स्ट्रिक्ट ना होते तो शायद आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो कभी नहीं हो पाता। बिल्कुल ये मैं बिल्कुल बता सही दूं। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो पिता की मार फटकार सुनना जरूरी है। रेणु सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाज सेविका हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और सबसे आदर की बात, रेणु मेरी बहुत अच्छी सहेली है। इज्जत मैं इसकी इसलिए करती हूँ क्योंकि इसने अपने माँ बाप के लिए शादी भी नहीं की, और माँ बाप की ये लड़की इतनी सेवा करती है जिसका कोई, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। तो मुझे लगा कि इंदिरा जी, रेणु जी, ये सब ऐसे ही किरदार है हमारी जिंदगी में जो बेहतर तरीके से अपने माँ बाप के बारे में बता सकते हैं। तो रेणु, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत नाज करती हूँ कि आप मेरी सहेली हैं, तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विभा, बहुत ही खूबसूरती से आप मेरा हर बार परिचय देती हैं। और इस खूबसूरत पटल का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने मुझे एक बार फिर से यहाँ आमंत्रित किया और इतने खूबसूरत विषय के साथ आमंत्रित किया, जिसमें आज जैसे कि आज फादर्स डे है, एक दिन पिताजी के नाम, जबकि हर दिन पिताजी के लिए रेणु होना चाहिए। रेणु रेणु जी, हमारे पटल के संयोजक राजीव अग्रवाल जी कोच्चि से हमसे जुड़े हुए हैं, केरल की सैर कर रहे हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जी रेणु, आप अपनी बात रखिए। तो जैसा मैं कह रही थी कि एक दिन पिताजी के नाम, सिर्फ ये फादर्स डे का एक दिन मनाकर, एक दिन हम पिताजी को सम्मान देकर हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करते। पिताजी हमारे ऊपर पूरे जीवन भर का एहसान करते हैं, अपना हर एक दिन, अपना हर एक पल हमें देते हैं। तो मैं तो मेरा मानना यही है कि अपने पिताजी के त्याग को, अपने पिताजी के जितना त्याग करके वो हमें इस उम्र तक हमें पहुंचाया है, बहुत सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं, और उनके ही मार्गदर्शन पर चल चल के आज हम जो कुछ भी हैं, उन्हीं की बदौलत। तो पिताजी के लिए तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो शब्दों की कमी नहीं, और एक तरीके से कहा जाए तो शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ में कहने की। बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं, एक छोटा सा एक कहानी मैं आपके साथ साझा जरूर करना चाहूंगी। बचपन में एक कहानी सुना करती थी मैं, पता नहीं शायद आप लोगों ने सुनी या नहीं सुनी। बहुत कहानी सुनने का शौक था, तो पड़ोस में जब बच्चे इकट्ठा हुआ करते थे तो वहीं हम भी चले जाया करते थे। वहां पर एक कहानी कई बार मैंने सुनी कि एक व्यक्ति था जो बहुत ही ज्यादा ईश्वर को मानता था, और ईश्वर में उसकी आस्था थी, और अपने माता पिता से भी वो उतना ही प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि जब उसके जीवन में बहुत भारी संकट आ गया, और उसी समय पर उसके पिताजी की भी बहुत ज्यादा स्थिति नाजुक हो गई, यानी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब उसने ईश्वर की जब आराधना की, ईश्वर से जब प्रार्थना की कि ईश्वर, मैं इन दो समस्याओं में फंसा हुआ हूं, मेरे पिताजी को भी ठीक करो और ये जो मेरे पास संकट आ चुका है इसको भी खत्म करो। तो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनके सामने दर्शन देकर कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ,
लेकिन मैं तुम्हारी एक ही इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। या तो तुम ये जो संकट आया है इसको मैं टाल दूं, ऐसा वर मांग लो, या फिर तुम्हारे पिताजी की स्वास्थ्य सुधर जाए, उस वर को मांग लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरी ये स्थिति, जो मेरे पर संकट है, उस संकट को आपने हटा दोगे, मुझे इतना भरोसा है, लेकिन मेरे पिताजी नहीं रहेंगे। अच्छा ये है कि आप मेरे पिताजी को जीवन दान दीजिए और जो मेरा संकट है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। भगवान ने सामने से पूछा कि पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरा कर दूंगा, लेकिन बताओ कि तुमने ऐसा क्यों मांगा। तो उस व्यक्ति ने ईश्वर से बहुत ही खूबसूरती से कहा कि आप सिर्फ आज मेरी इस प्रार्थना को सुनकर मेरा एक संकट हटाएंगे, और अगर मेरे पिताजी का जीवन रहा तो मेरे जीवन में आने वाले जितने भी संकट हैं वो उन सबको हटाएंगे। तो मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे ये आपका दिया हुआ एक आगे वाला वरदान नहीं चाहिए। अब इसके आगे मुझे नहीं लगता कि पिताजी के सम्मान में या पिताजी के मान में कुछ बचता है, क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं अपने पिताजी के साथ ही हूँ, पिताजी से ही मेरी पहचान है, मुझसे उनकी पहचान नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, समाज सेविका हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, सब कुछ उन्हीं की बदौलत। मैं कुछ लिखती हूँ या कुछ कहीं पर मुझसे कमी हो जाती है, जैसा बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि आज गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से गलती नहीं होगी, आगे के लिए दोबारा से ट्राई करना है। वही चीज बेटा हमारे साथ भी होती है। और सुदर्शन जी ने जो एक बात कही थी ना कि पिताजी हिटलर होते हैं, वो बात मैं भी मानूंगी। अगर वो हिटलर वाला रूप ना दिखाए तो मुझे लगता है कि हम जिस एक अच्छे रास्ते पर बढ़कर अपनी एक पहचान बनाने का जो काम करते हैं, हम वो कभी नहीं करते। एक घर के अंदर माता और पिता बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब संस्कारों की बात आती है तो हम सबसे पहले माता का नाम लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं उस पिता को हम भूल जाते हैं। मम्मी भी कह देती हैं, आज तुमने ये जो गलती की ना, शाम को देखना तुम्हारे पिताजी आएंगे, उनसे अच्छी तरीके से मार लगाऊंगी। हमारे दिमाग में एक इमेज बनी रहती है कि पिताजी आएंगे, शाम को पिटाई करेंगे, और हम उन्हें हिटलर ही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो पिताजी अगर वो एक थप्पड़ भी मारते हैं या उनकी डांट भी होती है, तो वो थप्पड़ थप्पड़ नहीं है, वो डांट डांट नहीं है, वो एक सीख है हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए। और अगर हमने उनकी सीख को माना, डांट मानकर उनसे नफरत करने लगे, तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने उनकी डांट को, उनकी मार को समझा कि हाँ ये हमारे ही भले के लिए है, तब हम जिंदगी में आगे बढ़ भी सकते हैं और अपनी पहचान भी बना सकते हैं। तो हर धर्म के अंदर एक बात कही जाती है कि माता पिता सर्वोपरि, ईश्वर से भी ऊपर सबसे पहले माता पिता को माना जाता है। और मुस्लिम धर्म में जैसा साबिर भाई ने कहा कि माता पिता को अगर खुश रखा तो इबादत करोगे तो वो भी कबूल होगी, और अगर आपने माता पिता को दुखी कर दिया तो चाहे जितनी भी इबादत कर लो वो आपकी पूरी नहीं होगी। ऐसा ही हर धर्म में ही है भाई। और हिंदू धर्म में भी यही कहा जाता है कि अगर माता स्वर्ग है तो पिता स्वर्ग का दरवाजा है। और मुस्लिम धर्म में भी यही कहा जाता है कि अगर माता जन्नत है तो पिता जन्नत का दरवाजा है। तो जन्नत के बाहर खड़े होकर क्या करेंगे अगर हमने उस दरवाजे को खोलकर अंदर की रौनकें नहीं देखी। तो जितना हम मान सम्मान अपनी माँ को देते हैं, हमें उतना ही मान सम्मान अपने पिता को भी देना चाहिए। चाहे वो हिटलर है, चाहे वो डॉन है, चाहे वो किसी भी भूमिका में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज यही बनता है कि हम अपने पिता को मान सम्मान दें। छोटी उम्र में ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना है, जो मैंने समाज में देखा है, कि एक जो भूमिका होती है माता और पिता की, वो माता की भूमिका तो बन जाती है क्योंकि बच्चे सामने से देखते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए खाना भी बना रही है, हमारी माँ हमारे लिए कपड़े भी धो रही है, हमें स्कूल भी भेज रही है, हमारे लिए अच्छी चीजें भी लेकर आती है, जो हम मांगते हैं वो सब लाती है। लेकिन उसके पीछे ये इतनी सारी चीजें आप तक पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है, वो चीजें कोई नहीं समझ पाता। अगर वो चीजें समझें तो पिता की जो भूमिका है वो माता के बिल्कुल समान रहेगी, ना माता से कम ना माता से ज्यादा, बल्कि ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम कभी नहीं होगी। पिता के त्याग को समझने के लिए बहुत ही समझ की जरूरत होती है, क्योंकि पिता कभी अपनी भूमिका को इस तरीके से बच्चों के सामने प्रदर्शित नहीं करते कि उनको सहज रूप से समझा जाए।
उनका सबसे एक बड़ी बच्चा बात था। बहुत रेनू, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा प्रसंग उठाया कि पिता की जो भूमिका होती है, माँ तो कई बार इमोशनल होती है, माँ अपनी भावनाओं में अपने बच्चों को कहती है तुम्हारे लिए हमने ये सब कुछ किया, इतना दुख सहा, या फिर 9 महीने हमने तुम्हें कोख में रखा, बहुत सारी बातें होती हैं जो इमोशनली हम कह देते हैं कई बार अपने बच्चों से, लेकिन वो पिता होता है जो मौन रह के सब कुछ सहता है और कुछ भी नहीं कहता है। तो मैं आपकी बिल्कुल बात का समर्थन करती हूँ। विभा जी, जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी 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 जस्ट 2 सेकंड लूंगा। जी ज्यादा आपने देखा होगा, ये मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन, और आप लोग भी जानती होंगी कि माँ से पहले जनरली पिताजी हमारा साथ छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि पिताजी सारी चीजों को वो दिल पे ले लेते हैं। जो भी चीजें हो रही हैं वो माँ की तरह बयान करके या रो के या डांट फटकार करके वो मन हल्का नहीं करते, वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण बन जाती है। बिल्कुल मैं सही, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही। और विजेंद्र जी कुछ कह रहे थे। हाँ रेनू, आप अगर अपनी बात पूरी कर हाँ, लीजिए। बस जी 1 मिनट जी का जी जी बात है। जी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक जो रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, वो सभी माँओं से करना चाहूंगी कि जो भूमिका पिता निभाते हैं, उस भूमिका को अपने बच्चों को जरूर बताएं। उनके बारे में जरूर बताएं कि आपके पिता कितना दर्द सहकर, कितनी परेशानियां सहकर, कितनी सारी चीजों का बलिदान देकर आप तक सारी खुशियां पहुंचाते हैं। तो आपका पहला फर्ज बनता है कि उनकी हर चीज का ध्यान रखें। अगर वो आपसे कुछ ऐसा बोल दें जो आपको उस समय हर्ट भी कर रहा है, तो आप उनकी बातों को बुरा ना माने। बैठकर उनसे पूछे कि ऐसा आपने पिताजी अगर कहा था तो क्यों कहा था, मुझसे क्या गलती हुई। उससे उन्हें भी अच्छा लगेगा कि इस घर के अंदर जिस घर के अंदर मैंने अपना पूरा जीवन दिया है, वहां पर जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया वो बच्चे मुझे समझते हैं, और मेरा जो बुढ़ापा है वो सार्थक है। मेरा बुढ़ापा और बुजुर्गों की तरह खराब होने की रास्ते पर नहीं है। तो मेरा बस यही सबसे अनुरोध है कि पिता की भूमिका को हर माँ अपने बच्चों को जरूर बताएं, और जरूर उनके त्याग को, बलिदान को, और उनकी जितनी इच्छाओं को वो मार कर अपने बच्चों के लिए हर खुशी लेकर आते हैं, उन खुशियों को जरूर बताएं। बिल्कुल बस मैं बिल्कुल इतना ही रेनू जी, कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा कहा आपने, और बहुत ज़रूरी है हम सारी माताओं के लिए एक सुंदर सा संदेश। और डॉक्टर पुष्पलता तरेजा जी लिखती हैं कि इतने सुंदर विचार हैं तो वृद्धाश्रम ज़रूर बंद हो जाएंगे। तो आने वाले समय में हो सकता है समर्थ इतना छोटा बच्चा, अगर इसकी सोच ऐसी है, तो अगर ऐसे ही बच्चों की सोच हो जाए, सोच से ही तो समाज बदलता है। अच्छी सोच होगी तो समाज ज़रूर बदलेगा, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। पिता के साथ मेरा भी एक रिश्ता रहा है। विजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप कहें, फिर मैं अपनी बात रखूं। आप अपनी बात रख लें, फिर आपकी बात रख लेंगे। नहीं, आप फिर आप कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाएं। नहीं नहीं जी नहीं, देखिए, साबिर भाई जी ने बात कही कि उन्होंने अपने आदरणीय पिताजी को खोया। मैंने अपने पिताजी को 20 साल पहले खोया, माता जी को 6-6.5 साल पहले खोया। और उसके बाद जो वास्तव में एहसास हुआ कि किस तरीके का छाता हमारे ऊपर से हट गया, किस तरीके की चीजें जो उसके बाद जो हमें जो हीट महसूस हुई, जो गर्मी महसूस हुई, चाहे वो समाज से हुई, चाहे वो परिवार से हुई, चाहे वो अपने बच्चों से ही हुई, तब उसका एहसास हुआ कि वास्तव में वो जो हमारे पिता हैं, माता पिता हैं, वो कितने बड़े हमारे लिए छाते का काम करते थे। बारिश से भी बचाना है और धूप से भी बचाना है, ठीक है। तो मेरा कहना यह था कि जो हमें अनुभव होता है ना, कई बार हमें किसी चीज के ना होने पर ज्यादा अनुभव होता है, और तब हमें जीवन की सच्चाइयां हमें पता लगती हैं, और उनके रहते हमें उनकी उनकी उनके बारे में उतनी हमको उसकी कीमत नहीं पता लगती। उनको बारे में हमें लगता है कि ये तो ऐसा ही है ना, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन जब वो स्वयं हम उस तरीके से निकलते हैं, जब हमारा क्रूसिबल टेस्ट होता है ना, तब वो मालूम पड़ता है कि वास्तव में पिता की अहमियत क्या थी, माता की अहमियत क्या थी, हमारे अपने बड़ों की अहमियत क्या थी, चाहे वो हमारे दादाजी थे, चाहे परदादाजी थे, या कोई भी था। मैंने तो अपनी मैंने तो परदादी भी देखी है, मैंने अपने नाना जी की मदर भी देखी है,
है ना। मैंने अपने फादर की नानी देखी हुई है, तो मैंने इतना बड़ा परिवार देखा है, तो मैंने सबको देखा है, तो मेरे को एहसास है कि उनसे मुझे क्या मिला है। और मेरे को हमेशा ये लगा रहता है कि जो संस्कार उन्होंने दिए हैं, उनके किसी भी संस्कार, दिए हुए संस्कार की वजह से मेरे किसी कर्म की वजह से कहीं कोई खोट ना आए, कहीं कोई उंगली ना उठाए। तो जो संबल मिला, चाहे भले ही जो परिस्थितियां कैसी भी रहीं, लेकिन ये एक सीख जो मिली कि परिस्थितियां कैसी भी हो, 3 चीजें होती हैं जीवन में, समय, स्थान और परिस्थिति। ये हमेशा बदलती रहती हैं और इनमें से कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इनको संभालने से ही आपका जीवन आगे संभल जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये जो हमने सीख जो हमारे बड़ों ने दी है, उस सीख पर जो है चलने का एक छोटा सा प्रयास मैं हमेशा करता हूं। और मैं भी यही निवेदन करता हूं कि जो भी समय, स्थान और परिस्थिति, ये सब चलायमान है। और दुनिया की हर एक चीज अगर आप देखेंगे, इन्हीं तीनों चीजों में से एक कोई ना कोई बदलाव होगा तो वो चीज बदल जाती है। चौथी कोई चीज नहीं है, ऐसा मुझे बताया मेरे बुजुर्गों ने। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि जो है, जो भी हमारे बड़ों ने, हमारे माता पिता, जो भी हमारे बड़े रहे, कई बार तो मैं कहता हूं कि जो बड़े भाई भी होते हैं वो भी पिता समान ही होते हैं। मेरे जब पिताजी बहुत जल्दी चले गए, तो सबसे छोटे भाई की शादी मेरे को ही करनी पड़ी। तो उनके पिता का रोल मुझे ही निभाना पड़ा। आज भी मेरा सबसे छोटा भाई, जो मेरे से 10 साल छोटा है, आज भी वो मेरे को पिता समान ही मानता है और वही सम्मान देता है। तो ये जो जिम्मेवारियां, ये तभी निभा पाता है जब आदमी अपने बड़ों से वो संस्कार प्राप्त कर पाता है, और जो बड़े हैं, माता पिता हैं, वो आगे संस्कार देते हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। सब ने अपने अपने विचार रखे और हमारे साथ बहुत सारे महानुभाव जुड़े हुए हैं। सुदर्शन दीदी लगातार जुड़ी हुई हैं, राजीव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, बहुत सारे सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमसे जुड़े हुए हैं, रतिराम जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़े रहने के लिए। और जहाँ तक पिता की बात है, तो मैं जरूर अपनी छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी बच्ची हूँ, एक ऐसी बेटी हूँ जिनको 2 पिताओं का प्यार मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि एक तो मेरे जन्म देने वाले पिता, और एक मेरे जिनकी मैं मानस पुत्री हूँ, भारत भूषण आर्य जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, माना ही नहीं, उनको इस रिश्ते को निभा रहे हैं। तो मेरे लिए दोनों मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं, दोनों धरोहर हैं। और मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं और अभी बहुत विद्वान है, लेकिन डिमेंशिया की प्रॉब्लम है उनके साथ, तो इन सब चीज़ों से वो जूझ रहे हैं। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, जैसे कि रेनू ने कहा कि वो जो कुछ भी हैं अपने पिता की बदौलत है, तो अगर मैं इस बात को यहाँ इस मंच से साझा करूं तो गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी जो कुछ भी हूँ वो अपने पिता की बदौलत हूँ। क्योंकि पिता ने वो हमेशा वो इज्जत, वो सम्मान दिया। वो एक बेटी को, जैसे कहते हैं ना कि बेटियां होती हैं तो आप ज्यादा पढ़ाते नहीं, या फिर आप बेटियों को कम प्यार करते हैं, बेटों को ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे घर में ये उलट स्थिति थी। हमारे घर में कभी भी बेटियों का सम्मान जो था वो बेटों से कहीं बढ़ के था। तो यही कारण है कि एक मन में भावना उत्पन्न होती है कि पिता ने किस रूप में आपको पाला है। हम 6 बहनें थी और अभी एक बहन की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी 6 बेटियां हैं और किसी एक बेटी को ज्यादा करना प्यार, या किसी को कम करना, या बेटियां बोझ होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था। उनकी जो उनके विचार थे, उनका जो लाड, समर्पण, शायद यही कारण है कि आज पिताजी मेरे साथ रहते हैं। और 90 की उम्र हो रही है उनकी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो और हमारे साथ रहें और स्वस्थ रहें। बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखे, लेकिन हमेशा दृढ़ निश्चयी रहे हैं मेरे पापा। उन्होंने जो ठान लिया वो उन्हें करना था, चाहे वो कैसे भी करें। तो वो जो भावनाएं थी, वो भावनाएं जो कहते हैं ना, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आई, क्योंकि मैं भी इसी तरह की हूँ कि जब अगर मैंने तय कर लिया
कि मुझे ये करना है, तो फिर मुझे कोई डिगा नहीं सकता उस चीज से, और मैं वो करके ही दम लेती हूँ। तो ये चीजें मुझे मेरे पिताजी से मिली हैं। और क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे, लेकिन वो नारियल वाली जो बात मैंने कही ना, वो इसीलिए कही क्योंकि मेरे पापा बाहर से बहुत सख्त दिखाई देते हैं। उनकी जो आवाज है वो कड़क आवाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब तो खैर बहुत डाउन हो गए, बीमार हैं, लेकिन अंदर से वो इतने मुलायम, इतने सॉफ्ट कि उनके अंदर के जो सॉफ्टनेस है वहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। और जो बच्चा वहां तक पहुंच गया वो समझ पाएगा कि उसका पिता कैसा है। तो मैं लकी हूँ, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मैं पापा के उस कॉर्नर तक पहुंच पाई जहां पर पापा किस डिमेंशिया की प्रॉब्लम की वजह से वो ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब वो जरूर देते हैं अभी भी। तो एक है, अब क्या कहूँ, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें। और मैं यही कहूंगी कि हर पिता अगर अपने बच्चों को अच्छे से पाले, पोसे, बड़ा करे, उसे पढ़ाए लिखाए, तो बच्चे जरूर फख्र करेंगे। जैसे कि समर्थ ने अपने पिता के लिए कहा, विजेंद्र जी ने अपने पिता के लिए कहा, और रेनू आप कह रही हैं, इंदिरा जी अपने पिता के लिए अनुभव कर रही हैं, और हमारे साबिर जी वो अपने पिता के लिए अनुभव कर रहे हैं। तो पिता बेशक जीन अलग अलग है, लेकिन जो पिता का भाव है वो हर पिता एक जैसे ही होते हैं, हर माँ एक जैसी होती है। और जो बच्चों के अंदर संस्कार होते हैं वो डालने की वो पूरी कोशिश करते हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे कि राजीव अग्रवाल जी ने अभी एक कमेंट किया कि हम डर के मारे 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ। पापा इंडियन ऑयल कारपोरेशन में थे, 5 बजे उनकी छुट्टी होती थी। हम दिन भर कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही पता चलता था कि पापा की आने का टाइम हो गया है, जल्दी से पैर हाथ पानी से धोना, वॉशरूम में साफ सुथरा होना, और उल्टी किताब। इतना डर, चाहे वो किताब उल्टी हो, कई बार उल्टी किताब लेकर मैं बैठी हूँ। तो वो डर होना बहुत जरूरी है। और सुरेंद्र भाई साहब ने लिखा कि आजकल माता पिता ही बच्चों से डरते हैं, तो ये भी दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गार्जियन का डर, माता पिता का डर बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डर उन्हें गलत काम करने से रोकता है। तो वो जो उल्टी किताब लेकर बैठती थी, आज मैं हंसती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कैसे हम उल्टी किताब लेकर बैठ जाते थे डर के मारे कि कहीं पापा इधर उधर देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। हालांकि उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन एक गार्जियनशिप होना बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी उस मर्यादा में रहना जान जाते हैं तो आप कभी भटकेंगे नहीं, कभी गलत नहीं करेंगे। और उसी का नतीजा है कि इतने समय के बाद मैं कुछ कर पा रही हूँ, 10 लोगों के सामने कुछ बोल पा रही हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन चला पा रही हूँ। तो ये उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट होना सिखाया, उन्होंने आत्मनिर्भर होना सिखाया। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम करो, तुम ही से होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये जो भावनाएं होती हैं ये पिता के अंदर होती हैं, और पिता को समझना बहुत मुश्किल है, जैसा कि रेनू ने कहा। तो सभी को पितृ दिवस की शुभकामनाएं। अंत में अगर आप सब छोटा छोटा संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि समय हो गया है, तो मैं चाहूंगी कि आप संदेश दे दें। विजेंद्र जी जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, मैं जैसा आपने बताया संदेश के लिए, मेरा एक निवेदन ये है कि देखिए, जैसा मैंने बताया कि मेरे पिताजी 20 साल पहले चले गए, और उस समय बहुत ही मेरे को उम्र भी कम थी। आज भी मेरी मन स्थिति ऐसी है कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ ही पाता हूं। उनकी जो गाइडेंस है, उनके जो पथ प्रदर्शन मेरे को जो उन्होंने किया, वो दिमाग में इस तरीके से बैठा हुआ है कि उसको नहीं छोड़ना। तो मेरा इंदिरा जी से भी, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मंच पर उपस्थित हैं, मेरा उनसे हार्दिक निवेदन है कि देखिए, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। मैंने भी अपने माता पिता खोए हैं, लेकिन मेरी भावना ऐसी है अपने अंदर से
कि वो आज भी हमारे साथ हैं, उनका मार्गदर्शन आज भी हमारे साथ है। तो आपको व्यथित होने की जरूरत नहीं है, ये जीवन की रीत है, ये जीवन ऐसे ही चलता है। ये हमारी अपनी भावनाएं हैं जो हमें उनसे जोड़ के रखती हैं, लेकिन उसको हमें इतने पॉजिटिव तरीके से रखना चाहिए कि उससे हमारे जीवन में व्यथा नहीं होनी चाहिए, उससे हमारे जीवन में मार्गदर्शन होना चाहिए और हमें उत्साहवर्धन होना चाहिए कि हमारे माता पिता ऐसे थे, उनका जीवन में इस तरीके का उनका एक उच्च स्तर था, उस उच्च स्तर को हमने बना के रखना है और हमें उनसे वो प्रेरणा हमेशा मिलती रहनी चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, क्योंकि इंदिरा जी को मैं समझ सकता हूं, उनका जिस तरीके का, देखिए मैंने भी बहुत कम उम्र में उनको खोया, मेरी माता भी बहुत तकलीफ में गई और उनका किडनी फेलियर हो गया था, 5 साल तक उनकी सेवा हुई। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये जो सभी बातें हैं ना, इस हर एक ये अपना अपना जो है ना, एक देखिए विशेष, मेरे को कहना चाहिए कि एक व्यक्तिगत विषय भी होता है, एक व्यक्तिगत लगाव भी होता है और हमारा अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो मेरा यही कहना होगा कि हमारे जो पर्सपेक्टिव हैं उनको हम इस तरीके से बना के रखें कि हम उनको, अपने माता पिता को, उनकी जितनी अच्छाइयां हैं उन पर चल करके उनके लिए ही अपना नाम आगे आगे बढ़ाएं। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विजेंद्र जी। इंदिरा जी, मैं चाहूंगी कि आप भी 2 शब्द कहें। समर्थ, आप भी तैयार रहें और रेनू चलते चलते 2 शब्द कहें। साबिर जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं चाहूंगी जल्दी, क्योंकि समय शेष नहीं है हमारे पास ज्यादा, तो मैं चाहूंगी इंदिरा जी शॉर्ट में अपनी बात रखें। और हमसे रजनी बाला जी जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ, बहुत अच्छी कवित्री हैं, गजलकारा हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। इंदिरा जी अपनी बात रखें। जी, मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहूंगी। आप लोगों ने लगभग सारी बातें बोल दी और सुनने में मुझे जितना बोलने से ज्यादा श्रवण करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबका विषय सुना और भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा और मैं उसी पथ पे मैं चलकर आज मैं किसी भी नौकरी के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित नहीं किया, माँ पापा के सपनों के लिए हमने अपनी जिंदगी को समर्पित किया है। तो मुझे उस टाइम में पीड़ा होती है थोड़ा सा कि जब मैं काम करके आती हूँ ना, तो घर में आते ही इतनी पैम्परिंग होता था कि पापा सर में ऐसे ऐसे करने लग जाते थे, मम्मी मेरे पास बैठती थी और वो बिल्कुल मिसिंग हो जाता है। तो वो कभी कभी इमोशनल हूँ, थोड़ा फील होता है, तो बस ये तकलीफ होती है। और रैंडमली मैं पापा की कई बातों को मैं बोल सकती हूँ कि जैसे अभी अचानक मुझे पापा की कोई बात कहनी है, तो पापा मतलब कभी भी वो ना इतना हंसते हुए हर चीज, मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं। मतलब मेरी परवरिश जो हुई ना, जैसे पिता का डांट होता है, बेशक वही सेम मेरी माताजी ने मुझे डांटा है, लेकिन पापा ने कभी नहीं डांटा। अगर उनको डांटना भी होता था ना, तो हंसते हुए एक माहौल बना देते थे। अगर वो कहते थे कि मतलब मेरी दोस्त लोग आती थी, तो डीपीएस में पापा मतलब काफी व्यस्तता रहती थी, तो मेरी दोस्त कहती थी कि अंकल आते हैं तो ऐसा लगता है कि पिकनिक मनाकर आ रहे हैं, ये तो मतलब डांटते ही नहीं। तो वो बड़ा ही एक अच्छे अलग तरीके का माहौल था। और इमीडिएट पापा कहते थे, जैसे मैं आईएएस की जब तैयारी कर रही थी और कमरे में दोस्त लोग बहुत ज्यादा आते थे, तो पापा आकर ना बोले कि बेटा एक काम करो, तो ये इन लोग को नहीं आना। तो मम्मी ने भी समझाया, डाटा, बोले कि एग्जामिनेशन के बाद में मिल लेना, अभी थोड़ा सा ना दोस्तों को कम आने दो। दूसरे दिन पापा ने एक हमारे दरवाजे पे चिट लगाई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक मिनट प्लीज। अतिथि तेरी जय हो, अतिथि तेरी जय हो, लेकिन तुम चिंता के विषय हो, ये लगा के और दोस्तों को, मेरे दोस्तों को समर्पित है, ऐसे करके उन्होंने लिख दिया। तो उनके ये सब अजीब अजीब से उन्होंने एक टेक्निक निकालते थे कि कैसे, और फिर मैं मान जाती थी। उसके बाद में जब पढ़ने में मैं टाइम लगाती थी और कोई और ज्यादा मतलब दोस्तों के बीच में रहती थी, तो पापा कहते शुभम शीघ्रम, कौन सा काम बहुत जल्दी करना है, फिर मैं समझ जाती थी कि मुझे पढ़ना है। ऐसे कई ऐसे उनके हैं ना कि अगर आपको हंसना है, जो ज्यादा हंसता है, ज्यादा खुश रहता है, वो ईश्वर के बहुत करीब रहता है। और पापा हर चीज के लिए गीता का दर्शन, गीता को बहुत ही ज्यादा मतलब पापा प्रेफर करते थे, और बीच बीच में ऐसे सरल तरीके से मतलब जीवन को समझा जाते थे ना। आज जब भी मैं सामने अपने ऑफिस के बाद में रखती हूँ, तो रैंडमली एक मैं श्लोक पढ़ती हूँ और मुझे उससे बहुत सारी ऐसी चीज लगती है कि मैं पापा से कनेक्ट हूँ।
लेकिन अभी रिसेंटली कुछ मैसेज है भाई साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहन जी ने मतलब पापा के लिए अपने जीवन को ऐसे समर्पित किया, जो खुद आपकी संचालिका है, आप लोग हैं, तो मतलब मेरे पास तो आप लोग के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, आप लोग सब महान हैं, और आई एम ब्लेस्ड कि आज आप लोगों के साथ मेरी चर्चा हो पा रही है। मुझे सिर्फ अब रिसेंटली जो अभी माहौल बदला है उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर मैं कार्य करती रहती हूँ, तो मैं दूसरे पक्ष को भी देखती हूँ, तो यहाँ पे पिता के साथ में ना माता की दोनों की भूमिका में बहुत बदलाव आया है। तो अगर पिता घर में रह के अगर बेटी को स्कूल छोड़ता है, अगर घर में टिफिन बनाता है, अगर प्रेस करता है, अगर एक गिलास पानी ला कर देता है, तो उसको मजाक मत बनाइए, उसका सम्मान करिए, क्योंकि वो बाहर और घर में वो इस ढंग से आपको कर रहा है, तो उस चीज को लिए एक जेंडर बायस होना बंद कर दीजिए। यहाँ दोनों की तरफ ये लागू होता है। अगर समाज में पुरुष और महिला को अगर बांट के रखा जाता तो पूरा ढांचा मेरा अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बहुत तो शुक्रिया। मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि जो आज भूमिका में पुरुष और माता, जो दोनों अलग अलग महिलाएं पुरुष अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन एक पथ पे आके दोनों एक साथ में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो इसमें दोनों का सम्मान होना चाहिए। साथ ही विभा जी, बस एक बात करना है कि आपने अपने पिता की सेवा कर रही है, मैंने किया, बहन ने किया, भाई साहब अपनी बातें कर, क्या ये पीढ़ी सचमुच में पूरी ऐसी है क्या? अभी ऐसा बहुत ही, अगर ऐसा होता तो इतने बहुत सारे हमारे पास केसेस और ऐसा दर्द भरे कहानियां नहीं आती। तो वहां पर समझने की जरूरत है कि इन पिता को जो पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर, जो हमारी पीढ़ियां है वो तो ऐसा ही है लगभग, लेकिन जो बच्चे नहीं समझते उनको छोड़कर कहीं बाहर अमेरिका भाग जाते हैं, कभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देने की आज के बच्चों की जरूरत है कि अपने माता पिता को। मैं कहना चाहती हूँ। हाँ धन्यवाद, सॉरी हमने समय लिया, मेरे मन में थोड़ी भावनाएं थी इसलिए जल्दी मैंने बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं इंदिरा जी, आप ही की बात का समर्थन कर रही हूँ। ये जो कार्यक्रम, ये जो मुहिम हम लेकर चल रहे हैं परिचर्चा के माध्यम से, अलग अलग विषयों पर जब हम बात करते हैं, अलग अलग विषयों को उठाते हैं, उसके सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हम करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी हम नेगेटिविटी पर चर्चा नहीं करते, हम कभी नकारात्मक बातें नहीं करते। हमारी परिचर्चा का जो खास उद्देश्य है वो ये है कि हम सकारात्मक बातें लोगों तक पहुंचाएं। तो अगर हम पिता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी जो इस कार्यक्रम को आगे भी देखेगी और भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तो उनके पास एक संदेश जाएगा कि एक मुहिम हम चला रहे हैं, एक कार्यक्रम ऐसा हमने देखा जहां पिता की महिमा का गुणगान किया जा रहा है, जबकि माँ बाप दोनों हमारे लिए समान है। माँ के लिए बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन उस नारियल रूपी पिता के लिए जो बाहर ये बहुत बढ़िया आपने उदाहरण को, नारियल का ना बहुत अच्छा उदाहरण आपने समझने की बात है। और समर्थ जैसा बच्चा अगर यहाँ बैठा हुआ है और इसके विचार हैं, तो ये आने वाली पीढ़ी है इंदिरा जी, निश्चिंत हम रह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी गुमराह नहीं होगी। और मैं चाहती हूँ रेणु से आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने मंच के लोगों को ना जिस दिन ऐसे मतलब कोई अवसर हो ना, तो जरूर वृद्धाश्रम में, वहाँ जो भी एक समाज में ऐसे है ना, वहाँ बच्चों को जरूर लेकर जाया जाए और उससे समाज में प्रेरणा मिले कि जो बच्चे उनको नहीं देख पा रहे हैं, उनके खुद के बच्चे और ये समर्थ जैसे बच्चे उनके साथ में आकर खड़े हों, तो मुझे लगा कि इसमें एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। जरूर हम इस पर विचार करेंगे। और मैं चाहती हूँ समर्थ, चलते चलते आप क्या कहना चाहते हैं? विजेंद्र जी अपनी छोटी सी बात, और रेणु आप भी अपनी छोटी सी बात लेकर तैयार रहे। समर्थ, आप, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, शॉर्ट मैसेज। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने पिता को बस आदर सम्मान दीजिए, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। जो हम 108 बार हम जो अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, वही अगर हम 1 मिनट भी अपने पिता से हंसकर बात करते या फिर उनकी सेवा करते, तो वो उतना ही फल हमें सिर्फ 1 मिनट में मिल सकता है। तो यही बात है कि अब बस आदर बात, तो उन्होंने इतना जब कुछ किया है तो हम एक छोटा सा आदर सम्मान नहीं दे सकते हो, और अगर हम नहीं दे सकते तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ तक कि मैं स्वर्ग और नरक में बात हुई ना, नरक तक में जिंदगी नहीं मिलेगी मरने के बाद। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश समर्थ। और रेणु आप क्या कहना चाहती है? मैं एक छोटी सी एक अपनी जिंदगी का एक हिस्सा आपके साथ साझा करूंगी, इसके साथ ही मेरा मैसेज है। जैसा कि इंदिरा जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने कभी मुझे मारा नहीं,
मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पिताजी ने मुझे हद से ज्यादा मारा। मैं बहुत ज्यादा पिटी हूँ अपने पिताजी से, और इतना पिटने के बाद भी आज जो सबसे ज्यादा दुलारी हूँ वो मैं ही हूँ। मेरे पिताजी को खाना खाने के बाद थोड़ी सी अल्कोहल लेने की आदत थी शुरू से ही। जब मैं छोटी थी तो दिन भर में जो उनका रोल रहता था वो नारियल वाला हिसाब, के ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। वो पूरा दिन तो रहते थे वो नारियल का ऊपर वाला हिस्सा, और रात होते ही वो अंदर वाले हिस्से में तब्दील हो जाते थे। तो जब वो थोड़ा सा अल्कोहल ले लेते थे उसके बाद वो पूरी दिन का जितनी भी हमने शरारतें की हैं उनको बैठा कर मुझे बुलाकर कि इधर आओ, तूने आज पिटाई इसलिए लगी तेरी क्योंकि तूने आज ये किया था। मैंने कहा पापा ये तो पहले भी बता देते थे। कह रहे उस समय बता दे, उस समय देख समझ में नहीं आता, रोज समझाने का कोई वक्त होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उस समय मेरे पापा ने कहा, मैंने कहा पापा आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। उन्होंने कहा बेटा पापा पापा कहते हैं बड़े मजे में रहते हैं, और जिस दिन पापा पापा कहलवाने लगोगे बड़े दुख पाने लगोगे। मैंने कहा पापा इसका मतलब क्या है? पापा ने कहा बड़े हो जाओगे तो खुद ब खुद इसका मतलब समझ में आएगा। आज इसका मतलब समझ में आया कि जब हम पापा पापा कहते थे सारी जिम्मेदारियां हमारी पापा ने उठाई हुई थी अपने कंधों पर, और आज जब हम पापा पापा कहलवाने लगे तो सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ गई। तब हमें पता चला कि त्याग क्या होता है, और पापा जी की जो डांट होती है वो क्यों होती है, और वो जो इतना हमें मार भी देते थे वो क्यों मारते थे। उनको सुनने के लिए भी हम ही है, और उनका आदर करने के लिए मैं ये कहूंगी कि लोगों ने बांटा हुआ है कि माता पिता की बुढ़ापे में सेवा सिर्फ बेटे करेंगे या बहू करेगी, ऐसा नहीं है। बेटी और बेटा दोनों एक समान है। जब हर चीज में समान है, प्रॉपर्टी तक में वो समान अधिकार रखते हैं, तो उनकी सेवा में समान अधिकार क्यों नहीं रखते? उनको यही चीज समझते हुए माता पिता को पूरा सम्मान देते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक समान, सभी को ये बात पता है। जितनी बच्चों को केयर की जरूरत होती है उतनी ही बुजुर्ग इंसानों को भी जरूरत होती है। तो मेरा सबके लिए एक ही संदेश है कि अपने माता पिता को उसी प्रकार प्यार और सम्मान दें, इज्जत दें, दुलार दें जैसे आप अपने छोटे बच्चों को देते। उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, वो जाते जाते आपको ना जाने कितनी आशीषें दे जाएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी के संकट खत्म हो जाएंगे। तो बस मेरा यही संदेश था सबसे। विजेंद्र जी छोटा सा संदेश आप दें, समय बहुत हो गया है। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था कहीं पर और मुझे वो अच्छा लगा, मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये था, देखिए आज के समय में वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम ये रियलिटी है। हम कुछ भी करेंगे तभी भी इनकी आवश्यकता एक समय पर कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो उस पोस्ट का मतलब आशय ये था कि क्यों ना हम अनाथ आश्रम को और वृद्धाश्रम को मिला दें, जिससे कि बच्चों को बाप मिल जाए, और जो है जो आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना, इस पोस्ट को मैंने भी पढ़ा था भाई साहब, और इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मैं भी इसी के समर्थन में थी। ये बहुत सुंदर संदेश और कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, और सबके विचार हमने पिता के बारे में अपने अपने अनुभव आपने साझा किए। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और परिचर्चा में हमसे जुड़े तमाम दर्शक जो इस वक्त अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार हमारा 75वां एपिसोड है, वो देखना ना भूलें, और उसमें हम चर्चा करेंगे किस प्रकार हम तनाव में जी रहे हैं, और जो गुस्सा होता है हमारे अंदर, वो उस गुस्से को हम कैसे काबू में करें। तो उस विषय को हम लेकर आएंगे। विषय थोड़ा सा संवेदनशील है और इस पर बृहद चर्चा की जरूरत है। कार्यक्रम के हर एपिसोड की सुंदरता आपके संचालन से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और मैं आपसे संचालन करना सीख रही हूँ, और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि जब भी मुझे आप कार्यक्रम में जोड़ती हैं तो मुझे कुछ नई चीजें आपसे सीखने को मिलती हैं। बहुत ही सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और इस खूबसूरत पटल के जितने भी महानुभाव हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम बहुत शुक्रिया रेणु जी। और जिस विषय के बारे में मैं बात कर रही थी वो एंगर मैनेजमेंट है, उस विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम 75 एपिसोड लेकर आ रहे हैं तो हमारे साथ विषय भी उसी प्रकार का होना चाहिए जो आजकल जी
तो बहुत सुंदर विषय को लेकर हम आ रहे हैं और तमाम श्रोता सुधी जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विजेंद्र जी हांगकांग से हमसे जुड़ने के लिए आभार है। समर शुभांकर का जो नई पीढ़ी के बालक है और इतनी खूबसूरत इनके विचार है, आभार व्यक्त करती हूँ। रेणु सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ, डॉक्टर इंदिरा मिश्रा का, और आभार व्यक्त करती हूँ साबिर परवेज का। आप सभी का हृदय से आभार। अगली बार परिचर्चा को नए पायदान के साथ लेकर रूबरू होंगी। बहुत सारे नए अतिथि होंगे और बहुत सारी बातें जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं और हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। नमस्कार, जय भारत, शुभ रात्रि। आप सभी को शुभ रात्रि।